सर आपका एक वीडियो वायरल था सर कि पानी गीला क्यों होता है, आप ही इंटरव्यू ले रहे थे, आप देखे थे। जानने के लिए उत्सुक हैं कि पानी गीला क्यों होता है, आप पूछें जो इसका आंसर बता देखिए दें। सबसे अच्छी पुस्तक लिखी गई है छात्रों के लिए और कंपटीशन के लिए, वो है डीडी बसु की, दुर्गादास बसु की। ये रस्मों रिवाजों से बगावत है तो है, दोस्त बनकर दुश्मन की तरह सताता है वो, दोस्त बनकर दुश्मन की तरह सताता है वो, फिर भी उससे मोहब्बत है तो है। पूर्वांचल का जो समाज है वो सामंतवादी मानसिकता का समाज है। इंटरव्यू में ऐसा सवाल पे पूछा जाता है कि आपके शर्ट में कितना बटन है वगैरह वगैरह का सवाल जो चलते रहता है। और प्रणाम, मैं सतीश कुमार, आप देख रहे हैं तेज एक्सप्रेस न्यूज़। मेरी मौजूदगी अभी तरेगना में है और दिल्ली के जाने माने सर पॉलिटी टीचर अनिल सर जी हैं और आज खास दिन यह है कि सर का आज बर्थडे है। तो सर का सबसे पहले हैप्पी बर्थडे, और सर से जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी किया जाता है और किस तरह से बच्चों को पढ़ना चाहिए, ताकि सर ने बहुत लंबे वर्षों से यूपीएससी का इंटरव्यू भी लिए हैं, बीपीएससी का इंटरव्यू भी लिए हैं और सर का पढ़ाने का अनुभव बहुत ही अच्छी तरीके से है। तो सर सबसे पहले मेरे चैनल पर स्वागत है और सबसे पहले आपका हैप्पी बर्थडे सर। सतीश जी, आपको हमारी तरफ से और पूरे विद्या एजुकेशन परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई, और आप हमारा साक्षात्कार ले रहे हैं इसके लिए मैं आपको पुनः एक बार बधाई देता हूं, और बाकी की बातें हम लोग करते रहेंगे। धन्यवाद। तो सर आपका आज बर्थडे है सर, आप क्या संदेश देना चाहिएगा आज अपने जन्मदिन के अवसर पर? हमारा आज जन्मदिन है और मैं बताना नहीं चाहता था बच्चों को, एक व्यक्तिगत जीवन का अनुभव होता है, लेकिन कहीं से ये जानकारी किसी की लीक हो गई और सारे बच्चे उत्साहित हैं हमारा जन्मदिन मनाने को लेकर के। तो सारे बच्चों को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत अपने जन्मदिन पर धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं, और उनकी जो इच्छा होगी उसके हिसाब से हम लोग पार्टी करेंगे, एंजॉय करेंगे, ठीक है ना? हाँ, पार्टी दे रहे हैं सर बच्चों को? जरूर 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 पार्टी होगी। सर आप कहीं ना कहीं लंबे वर्षों से आप पढ़ा रहे हैं सर यूपीएससी का, तो आप इंटरव्यू भी लिए हैं, तो बच्चों को किस तरह से तैयारी करना चाहिए? जो बच्चे हैं बहुत लंबे वर्षों से तैयारी करते रहते हैं लेकिन असफल हो जाते हैं, तो बच्चों को कैसे तैयारी करना चाहिए यूपीएससी बीपीएससी को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो जो भी बच्चे सिविल सेवा में आना चाहते हैं, चाहे वो यूपीएससी में आना चाहते हैं चाहे बीपीएससी में आना चाहते हैं, वो आने के पहले अपनी क्षमता का मूल्यांकन करें जी, कि हम जिस फील्ड में जाना चाह रहे हैं उसके लिए मेरे पास पर्याप्त क्षमता है कि नहीं है। ज्ञान होना अलग बात है, क्षमता होना अलग बात है। हो सकता है कि पढ़ने की अगर आपकी क्षमता है और ज्ञान नहीं है तो आप पढ़ करके क्या कर सकते हैं, ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपनी क्षमता का मूल्यांकन करें। होता क्या है कि बच्चे जब बेरोजगार होते हैं और उनको कोई भी एग्ज़ाम में एसएससी है, बैंकिंग है, रेलवे है, उनको सफलता नहीं मिल पाती, तो उनको लगता है कि यूपीएससी बीपीएससी के लिए अभी भी एज है, तो उसमें कूद पड़ते हैं बिना अपनी क्षमता का मूल्यांकन किए हुए। इसकी वजह से उनको बहुत दिनों तक ठोकर खाना पड़ता है। तो मेरा ये मानना है कि पहले जो भी बच्चे किसी भी सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में आना चाहते हैं, चाहे यूपीएससी हो चाहे बीपीएससी हो, अपनी क्षमता का मूल्यांकन करें। और क्षमता का मूल्यांकन करने का सबसे अच्छा आधार है कि वह पिछले सालों के सिलेबस को बहुत ध्यान से पढ़ें और उसके हिसाब से ये देखें कि हम इसमें कितना कर सकते हैं। और नहीं कर सकते हैं तो मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि आप इस फील्ड में मत आइए, आप पहले अपनी आधारभूत जो ज्ञान है, बेसिक ज्ञान है, और अपनी जो योग्यता और क्षमता उसको सुधारिए। सुधार करके जब तैयारी करने आएंगे तो आपको समय कम लगेगा। और उसके लिए हम यही कहते हैं, और हमारे यहाँ एनसीईआरटी का बैच भी चल रहा है, कि आप पहले अपनी योग्यता और क्षमता को सुधार करने के लिए, अपना मूल्यांकन करने के लिए 6 से 12वीं तक की एनसीईआरटी को आराम से पढ़िए। एनसीईआरटी को पढ़िए और उससे आपकी एक बेसिक समझ पैदा होगी, आपको एक क्षमता पैदा होगी कि कैसे हम सरल शब्दों में चीज़ों को समझ सकते हैं। और जब आपके पास क्षमता आ जाएगी पढ़ने की, लिखने की, समझने की, तो आप सिलेबस के आधार पर तैयारी शुरू करिए और आप देखेंगे कि आप साल भर में 2 साल में आपको सफलता मिल जाएगी। लेकिन बिना अपनी क्षमता का मूल्यांकन किए आए तो हो सकता है कि आपको हिस्ट्री आती है तो ज्योग्राफी नहीं आती हो, ज्योग्राफी आ रही हो तो कोई और सब्जेक्ट नहीं आ रहा हो, और ऐसी स्थिति में आप घूमते रह जाते हैं और फिर पंचवर्षीय योजना बनाते रह जाते हैं और अंत में थक करके हो सकता है कि बैठ जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि अपना मूल्यांकन खुद करें, या अगर आप नहीं कर सकते हैं तो अपने मित्रों से, अपने साथियों से, अपने गुरुजन से संपर्क करें। सर मैं तैयारी करना चाहता हूँ, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए।
तो अगर किसी के मार्गदर्शन में काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर आप इंटरव्यू भी लेते हैं तो सर मैंने गांव घर देहात में ऐसे मैंने चलता है कि इंटरव्यू में ऐसा सवाल भी पूछा जाता है शर्ट में कितना बटन है वगैरह वगैरह का सवाल जो चलते रहता है, ये सब तो नहीं पूछा जाता होगा? ये सब आधारहीन और तथ्यहीन सवाल हैं और इस तरह का सवाल कभी नहीं पूछा जाता है, न पूछा जाएगा। देखिए, सवाल पूछने का उद्देश्य यह नहीं होता है कि बच्चा हमको प्रश्न का उत्तर दे। सवाल पूछने का उद्देश्य होता है कि उस बच्चे का व्यक्तित्व क्या प्रशासन चलाने के लायक है कि नहीं है, बच्चे की जनता को लेकर के, जनता की समस्याओं को लेकर के क्या समझ है और उन समझ के साथ साथ उन समस्याओं का उस बच्चे के पास निदान है कि नहीं है। हम लोग एक बेसिक बात लोगों को समझाते हैं कि एक प्रशासनिक अधिकारी के पास जनता की समस्याओं का समाधान नहीं है तो वो खुद अपने आप में एक समस्या है। वह अधिकारी जनता के लिए खुद अपने आप में क्या एक समस्या है। इसलिए कोई भी अगर बच्चा यूपीएससी की या बीपीएससी के इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है तो सबसे पहली चीज़ कि उसके पास जनता की समस्याओं की समझ होनी चाहिए, उसका समाधान होना चाहिए। सर आपका एक वीडियो वायरल था सर कि पानी गीला क्यों होता है, आप ही इंटरव्यू ले रहे थे, आप देखे थे हमें? वो दिव्या तंवर का इंटरव्यू था जी। और उसमें ऐसे ही बातचीत चल रही थी। वो साइंस बैकग्राउंड की छात्रा थी तो इसी संदर्भ में हमने पूछ लिया था कि पानी गीला क्यों होता है। और मुझे नहीं ऐसा था कि मैंने एक सामान्य सा क्वेश्चन था और मुझे नहीं था कि इतना ये वायरल हो जाएगा। और उसके मैंने लगभग देखें कि अलग अलग वीडियोस में, एक वीडियो में लगभग 1.9 करोड़ उसका व्यू है। ठीक है, तो होता है, किस्मत होती है कई बार। जानने के लिए उत्सुक है कि पानी गीला क्यों होता है, आप पूछें जो इसका आंसर बता दीजिए। इसका बेसिक आंसर है कि किसी भी चीज़ पर दो तरह के फोर्सेज लगते हैं, एडहेसिव और कोहेसिव। तो जब एडहेसिव फोर्सेज ज़्यादा लगेंगे तो वो चीज़ क्या होगी, चिपकेगी। और जब चिपकेगी तो उसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, वो चिपकने का होगा, तो वो गीला समझ में आता है। तो एक चीज़ बता दें, पानी गीला नहीं होता है, पानी गीला होने जैसा महसूस होता है। हाँ जी। अच्छा, बिहार में कुछ दिन पहले सर बहुत सारा फेक आईएएस मैंने वायरल हो रहा था और बोल रहे थे, कुछ एक लड़का थे उधर के बिहार के जो बोल रहे थे कि हम मैंने पास कर गए हैं, और एक और लड़की थी वो भी बोल रहे थे कि मैं पास कर गया हूं। लेकिन उसको जांच पड़ताल जब किया गया, उसको सम्मानित भी कर दिया गया था, लेकिन जांच पड़ताल में पाया गया कि वो कहीं ना कहीं फेक थे और बच्चों को मोटिवेशन दे रहे थे किस तरह से पढ़ना चाहिए, लेकिन वो अपने ही फेक निकले। उसके बारे में क्या कहिएगा सर? देखिए, ऐसा है ना कि बिहार का और विशेष करके यूपी के पूर्वांचल का जो समाज है वो सामंतवादी मानसिकता का समाज है और उसमें अधिकांश जो बच्चे हैं, उनका जो परिवार है वह परिवार गरीब, कमज़ोर और पिछड़े वर्गों से आते हैं। लेकिन उनकी जो मानसिकता वो सामंतवादी है, वो शासन करना हर कीमत पर चाहते हैं। इसीलिए देखेंगे कि पूरे भारत में यूपीएससी या बीपीएससी की तैयारी करने वाले अधिकांश बच्चे बिहार और उत्तर प्रदेश के हैं। जी बिल्कुल। और टॉपर भी वहीं से निकलते हैं। तो उनको सामाजिक प्रतिष्ठा चाहिए और बिना किसी लागत के अगर पूरे भारत में कोई एग्ज़ाम है जो उनको सामाजिक प्रतिष्ठा दे सकता है तो वो सिविल सर्विसेज है, आईएएस है, पीसीएस है, बीपीएससी का एग्ज़ाम है। तो उनको लगता है कई बार कि अगर हम किसी तरह से ये लोगों को जता दें तो हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, समाज में हमारा मान सम्मान बढ़ जाएगा। लेकिन यह एक प्रकार की ओछी हरकत है। इतने बड़े एग्ज़ाम में अगर आप सेलेक्ट हुए हैं तो और आप अगर झूठ बोल के सेलेक्ट हो रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं तो ये चीज़ें छुपने वाली नहीं होती हैं। तो इसलिए मेरा उनसे ऐसे लोगों को सलाह है कि आप अपने बारे में झूठ इन्फॉर्मेशन न फैलाएं। कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर ऐसी है तो उसकी जानकारी मीडिया को भी लगती है, लोगों को भी लगती है, समाज को भी लगती है। और फिर ऐसी स्थिति में अगर आप पकड़े जाते हैं तो जितनी इज्जत आपकी बनी उससे ज़्यादा आपकी बदनामी हो सकती है। तो इसलिए इससे अच्छा होगा कि आप अपनी गलती को स्वीकार करें, मेहनत करें और अगली बार फिर एग्ज़ाम दें और सफल होकर के दिखाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा सर, जो एनसीईआरटी के साथ जो बच्चा यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो एनसीईआरटी के साथ कौन सा बुक पढ़ना चाहिए उन लोगों को? देखिए, ये तो डिपेंड करता है, ठीक ना। पहली चीज़ तो एनसीईआरटी एक बेसिक जानकारी है, इससे यूपीएससी का सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन आपको हर सब्जेक्ट के बारे में जो यूपीएससी में पूछे जाते हैं उसकी एक बेसिक जानकारी आपको मिल जाएगी। और जब आपके पास बेसिक जानकारी होती है तो उसके आधार पर, जब आपकी नींव मजबूत होगी तो उसके आधार पर आप अपनी जो तैयारी होती है वो अच्छे से कर सकते हैं। तो मैं अब जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरा जो सब्जेक्ट है, चूँकि उसमें कई सब्जेक्ट होते हैं, तो मेरा जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस का है और उसमें इंडियन पॉलिटी, आईआर और गवर्नेंस में पढ़ाता हूँ। तो मैं अपने सब्जेक्ट की बात कर सकता हूँ और मेरा मानना है कि अभी तक जो सबसे अच्छी पुस्तक लिखी गई है,
छात्रों के लिए और कंपटीशन के लिए, वो है डीडी बसु की, दुर्गा दास बसु की। और अभी तक उसके बाद जितनी भी किताबें लिखी गई हैं उन सभी किताबों के लेखकों ने दुर्गा दास बसु का अनुसरण किया है। लेकिन एक समस्या है दुर्गा दास बसु के साथ कि वो उसकी जो भाषा है थोड़ी बहुत क्लिष्ट है। लेकिन ये मेरा मानना है कि अगर कोई उस किताब को समझ गया तो उससे अच्छी किताब संक्षेप में और उतनी डीप नॉलेज की अभी तक कोई किताब लिखी नहीं गई है मेरे हिसाब से। तो आप दुर्गा दास बसु को कोशिश करिए पढ़ने का। शुरू में पढ़ने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर आपने पढ़ लिया तो आपको एक अच्छी समझ उसके बारे में विकसित हो सकती है। ठीक है। और दूसरी बात ये कि सिर्फ किताब पढ़ने से आपका चयन नहीं होगा। आपको किताब पढ़ने के साथ साथ उससे संबंधित जो भी घटनाक्रम है, पॉलिटी से संबंधित घटनाक्रम है, उन घटनाक्रमों पर जो तत्काल में चीज़ें चल रही हैं, जो समसामयिक घटनाक्रम है, उस पर भी आपको अपनी समझ विकसित करनी होगी। जब तक समझ विकसित नहीं करेंगे तब तक आपका चयन नहीं हो सकता है। कारण क्या है कि अधिकांश सब क्वेश्चन जो होते हैं वो करंट बेस्ड होते हैं। और करंट, इसीलिए करंट भी पढ़िए और करंट के साथ साथ उसका जो बैकग्राउंड है, संवैधानिक बैकग्राउंड है, उसकी भी जानकारी रखिए। तो सर हमसे एक वादा है कि आप एक शायरी मार दीजिए। अब ये तो बड़ा अजीब आपने हमसे निवेदन किया है, ठीक है, लेकिन चूंकि आपकी डिमांड है तो एक सुना देता हूँ। ठीक है। ये मेरी कोई रचना नहीं है लेकिन मुझे अच्छी लगती है। ठीक है। मुझे उससे मोहब्बत है तो है, मुझे उससे मोहब्बत है तो है, ये रस्मों रिवाजों से बगावत है तो है, दोस्त बनकर दुश्मन की तरह सताता है वो, दोस्त बनकर दुश्मन की तरह सताता है वो, फिर भी उससे मोहब्बत है तो है। थैंक यू सर।